चलो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये सब न्यू सिलेबस वाला है, न्यू सिलेबस। ठीक है। न्यू सिलेबस मतलब ओल्ड सिलेबस वाले लोगों का इनकम टैक्स जो है कुछ यूनिट शफलिंग हुई है, मतलब कुछ चीज हटाया नहीं गया है, नया चीज जोड़ा नहीं गया है, बस चीजों की यूनिट चेंज हो गई है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं वो सब किसका है? न्यू सिलेबस वाले लोगों का है। ठीक है, देखते जाओ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिलेबस की, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में अगर अपन देखें तो यूनिट नंबर 1 में है ना, 4 आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। जिसमें से अगर मैं बोलूं रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है दोनों। तो कभी कभी इसकी थ्योरी भी आती है और कभी कभी इसका प्रैक्टिकल भी आता है। इसकी भी प्रैक्टिकल और इसकी भी थ्योरी दोनों आती है, एग्रीकल्चर इनकम की भी और रेसिडेंशियल स्टेटस की भी। ठीक है। तो क्या आता है, मैं प्रैक्टिकल जब पढ़ा रहा था आप लोगों को तो मैंने सारे प्रैक्टिकल करा दिए हैं, और अभी आज की क्लास में क्या क्या थ्योरी आ सकती है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। फिर अपन एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग क्या छोड़ सकते हो और क्या आप बना सकते हो, क्या मतलब किसकी तैयारी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, देखते जाओ। तो यूनिट नंबर 1 में आता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम, ये 4 टॉपिक आते हैं। यूनिट नंबर 2 में आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 और इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 2, और उसके अलावा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यूनिट नंबर 3 में आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पार्ट 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पार्ट 2, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यूनिट नंबर 4 में आता है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, असेसमेंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स। और यूनिट नंबर 5 में आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पेनाल्टीज, अपील एंड रिवीजन और प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड एप्लीकेशन फॉर पैन। ये सारी चीजें आप लोगों की इनकम टैक्स के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। अब मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 5 जो है ना आप लोगों का, यूनिट नंबर 5 पूरा 100% थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। यूनिट नंबर 5 में पूरा पूरा क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? थ्योरी, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आओगे ना तो क्लबिंग ऑफ इनकम दिख रहा है आप लोगों को, ये थ्योरी है। डिडक्शन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। टोटल इनकम पूरा पूरा प्रैक्टिकल है, असेसमेंट पूरा पूरा प्रैक्टिकल है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, एडवांस टैक्स जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। ठीक है। यूनिट नंबर 3 में आ जाओगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स है आप लोगों के, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये सब पूरे जितना भी दिख रहा है सब प्रैक्टिकल चैप्टर है आप लोगों का यूनिट नंबर 3 में। ठीक। यूनिट नंबर 2 में देखोगे तो ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, लेकिन कभी कभी इनसे थ्योरी पूछ लेता है। और यूनिट नंबर 1 में तो आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया था। अब बात करेंगे प्रिपरेशन की, क्या पढ़ के जाना है क्या छोड़ के जाना है, सुन लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आप लोग देखोगे 2 चैप्टर है, वैसे तो 3 है, कैटेगरी वाइज बोलूं तो 2 है। ये है सैलरी और ये है हाउस प्रॉपर्टी। तो आप एक काम कर सकते हो, सैलरी को बिल्कुल छोड़ दो, हाउस प्रॉपर्टी का ही प्रैक्टिकल और हाउस प्रॉपर्टी की ही थ्योरी अगर कर लोगे तो सैलरी आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? मैं यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, इसमें अगर आपको सैलरी छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ दो, हाउस प्रॉपर्टी का ही प्रैक्टिकल और हाउस प्रॉपर्टी की ही थ्योरी कर लो, तो आपको यहां पर सैलरी से बच जाओगे आप लोग, और कम तैयारी में भी आपका एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू, यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में देखोगे तो आप लोगों का एक चैप्टर है ये वाला, बिजनेस प्रोफेशन वाला। ये चैप्टर है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो यहां पर आपको टोटल 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। ये बिजनेस प्रोफेशन जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। तो आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूं कि आप बिजनेस प्रोफेशन कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कर लो और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लो। ये 3 कर लोगे ना तो इसमें से कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और थ्योरी जो मैं दे रहा हूं वो तो थ्योरी करके जानी पड़ेगी। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो फिर चारों चैप्टर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? थ्योरी नहीं लिखना है
तो आपको चारों चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर मोर देन 3 टॉपिक वाली बात आ जाती है ना, तो वहां पे फिर है ना प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, हम ये नहीं अनुमान लगा सकते किसका आएगा किसका नहीं आएगा। तो बिजनेस प्रोफेशन कर लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लो, और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। तो कैपिटल गेन अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। यूनिट नंबर 5 में आ जाओ, तो यूनिट नंबर 5 में थ्योरी जो मैं दे रहा हूं तो करके जाना ही है। और प्रैक्टिकल की बात करूं तो क्या क्या करना है सुनो। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो डिडक्शन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल में आ सकते हैं, जो मैंने क्लास में करवाए हैं आप लोगों को, वो करना है। असेसमेंट मतलब टैक्स लाइबिलिटी वाले चैप्टर का दूसरा नाम असेसमेंट भी है, तो टैक्स लाइबिलिटी वाला चैप्टर आप कर सकते हो। और एक चैप्टर मैंने अभी 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 खत्म किया है एडवांस टैक्स, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ये 3 चैप्टर आप प्रैक्टिकल के बना सकते हो आप, ठीक है। और यूनिट नंबर 5 तो पूरा पूरा आपका थ्योरी ही है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आप लोगों के सामने थ्योरी क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में आने के पहले, ये थ्योरी क्वेश्चंस है पूरे, यहां पर आप जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस देखोगे ना, इसमें मैं 70% और 30% में इसको मैं बांट रहा हूं। कैसे 70% और 30% सुन लो। चलो 70-30% ज्यादा हो जाएगा, 60-40 करो उसको, 60% और 40%। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करी है, उस सैलरी चैप्टर हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस, एडवांस टैक्स, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, मतलब जितने भी चैप्टर अपन ने पढ़े हैं, डिडक्शन हो गया है ना, जितने भी चैप्टर पढ़े, तो उससे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी क्वेश्चंस पूछता है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, मतलब समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब जैसे आपको मैं अगर बोलूं डिडक्शन चैप्टर की बात करूं, तो डिडक्शन में पूरी 80 सेक्शन की सीरीज है ना, 80C, 80CCC, 80D, 80DD। तो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है कि इनकम टैक्स में जब आप आंसर लिखोगे ना, तो झिला झिला के बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने रहते, टू द पॉइंट अपने को लिख, मतलब अपने नोट्स में जितना लिखा हुआ है ना, उतना ही अगर आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करके लिख कर आ जाओगे ना, तो वही अपने आप में 100% आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 60% क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे अभी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस एक बार आपको गो थ्रू करके जाना है। मतलब आपको मैं अगर यहाँ पे अभी जितने क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, उसमें से 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो, उसके बारे में पढ़े हुए हो क्लास में आप लोगों ने। और जो कुछ 40% क्वेश्चन है, आप लोगों को मेहनत बस वही करनी है। समझ में आ गई मेरी बात। चलो तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस की बात करता हूं। यूनिट नंबर 1 में आ जाओ। यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनकम टैक्स, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, व्हाट इज द बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहां पर है ना ऐसे एक मार्किंग कर देता हूं आप लोगों को, ये पीडीएफ जो है एज इट इज शेयर करूंगा मैं, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसको याद करना है, और मैं इस तरीके की साइन लगाऊंगा, मतलब एक और कलर लगा देता हूं दूसरे, ये वाला पिंक कलर का, ये आपके इसमें लिख देता हूं मैं पी। पी मतलब ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है। ये 2 मार्किंग करके चलूंगा मैं आगे। डिस्क्राइब द इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसईसी। जिन बच्चों ने टैक्स लाइबिलिटी चैप्टर पढ़ा है, पढ़े हो कि नहीं टैक्स लाइबिलिटी चैप्टर आप लोग? उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रैक्टिकल सॉरी टैक्स के रेट्स, याद है? स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट वाला। स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट में भी अपन जाएंगे, नॉर्मल रेट को स्लैब रेट भी बोलते हैं, तो स्लैब रेट को ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम करके भी बताया था आप लोगों को। बस वही छाप के आ जाना है, मतलब आप ऑलरेडी जानते हो उसके बारे में, तो याद करने बैठना पड़ेगा क्या। तो ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों का, ये वाला, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी है, ये याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन उस चीज को मैंने यूनिट नंबर 4 में पढ़ाया था आप लोगों को, वो क्वेश्चन आपका थ्योरी बन के यूनिट नंबर 1 में दिखेगा। क्लियर है मेरी बात? इनकम टैक्स के रेट क्या क्या है, असेसमेंट ईयर 25-26 के, 25-26 के रेट लिखने हैं ना,
और इंडिविजुअल एसईसी की केस में तो पहले बताओगे कि भाई एसईसी अगर 60 साल से कम है तो उसके लिए 2.5 लाख वाला लगेगा, 60 साल से 80 साल के बीच में है तो 3 लाख वाला लगेगा, और 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख वाला लगेगा। ये ओल्ड वाली बात है। न्यू वाले में केस में क्या था रेट? न्यू वाले के केस में सीधा 3 लाख वाला रेट था, 3 लाख से 6 लाख ऐसा वाला, है ना। ये लिखोगे। फिर उसके बाद स्पेशल रेट्स के बारे में जो लिखवाया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना लगता है, शॉर्ट टर्म पर कितना लगता है, कैजुअल इनकम पर कितना लगता है, अनडिस्क्लोज पर कितना लगता है। वो डेट वाला भी लिख देना, 12.5% है कि 15% है कि 20% है, वो वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? पढ़ो क्या क्वेश्चन लिखा है। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम आर देयर, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम कितने प्रकार की होती है, आपको 10 एग्जांपल्स देने हैं एग्रीकल्चर इनकम के। एकदम हलवा क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग एक बार जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो ना, उसमें एकदम सिंपल आंसर दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है। किसने किसने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास करी है? किसने किसने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास करी? एकदम पहली क्लास इनकम टैक्स की, जहां पर मैंने आप लोगों को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था। हाँ, मैंने आप लोगों को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था। तो अगला क्वेश्चन उसी के बारे में सुनो, क्या लिखा है। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे चार्ज किया जाता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? ये क्वेश्चन का आंसर है, एक मिनट ना, इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप लोगों को यहां पर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में लिखना है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्या किया जाता है, असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, और असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर मतलब टैक्स लगाया जाता है ना। लेकिन इस चीज का एक एक्सेप्शन है। इफ नॉट, व्हाट आर द एक्सेप्शन? इस चीज का एक एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन बोलता हूं, एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शंस क्या है, आप लोग बुक वगैरह में देखोगे तो मिल जाएगा। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द ये वाला पॉइंट, ठीक है। 3-4 पॉइंट है। जैसे कोई इंसान जो है वो भारत छोड़ के जा रहा है बाहर, तो उस आदमी से टैक्स लेने के लिए इनकम टैक्स वाले लोग असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे, तुरंत बोलेंगे भैया आप इंडिया से बाहर जा रहे हो ना छोड़ के, तो आप अपना पूरा टैक्स का सेटलमेंट अभी करके जाओ। बाहर जाने नहीं देंगे उसको जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक। तो ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शंस के पॉइंट है, वो आप लोग याद कर लेना। तो ये वाला भी मैं इसको बोल सकता हूं, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे यूनिट बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या लिखा है। हाउ इज द रेसिडेंस ऑफ एन एसईसी डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंस ऑन टैक्स लायबिलिटी। आप लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ा है? रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में जो मैं बताया था 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। वो जो पूरा मेरा नोट्स है ना, वो छाप के आ जाना है उसमें आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो पहला पार्ट है वो बताना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन की जाती है किसी की, कि कोई इंसान रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है वो कैसे पता चलेगा, उसकी बेसिक कंडीशन देखते हैं। ये पूरा आपको वहां पे बताना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट भी है कि कौन सी इनकम को किस तरीके से टैक्सेबल किया जाता है। जैसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वो OR, NOR, NR तीनों के केस में टैक्सेबल, ये वाला पॉइंट लिख कर आना है। तो जो मेरा नोट्स है ना, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए, तो आपका आंसर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी की कैटेगरी में डाल दूं। चलो आगे। अब ये कुछ शॉर्ट नोट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना सारा दिखेगा आप लोगों को, लेकिन ये कुछ कुछ शॉर्ट नोट से देखते जाओ। कैजुअल इनकम शॉर्ट नोट याद रखना, इनकम टैक्स में शॉर्ट नोट 2-2, 3-3 पेज का नहीं लिखना है। अब आप मेरे को फिर से क्वेश्चन मैसेज करके या फोन करके पूछोगे सर कि शॉर्ट नोट को कितने बड़े पेज में लिखना है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपका शॉर्ट नोट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पेज मतलब सामने का पेज, ये सामने का पेज आपको लिखना है, बस सामने का पेज, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम।
और आधा पेज भी लिखोगे और आपकी बात पूरी हो गई है तो उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इनकम टैक्स में ज्यादा कुछ झेला नहीं सकते आप। तो सबसे पहले कैजुअल इनकम क्या होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बताया था आप लोगों को। कैजुअल इनकम ऐसी इनकम जो रेगुलर नेचर की नहीं होती है, कैजुअल, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो ऐसे आप लोगों को विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। कैजुअल इनकम पहले उसको डिस्क्राइब करना क्या होती है, फिर उसके कुछ एग्जांपल दे देना, बात खत्म। उतना ही का उसका लिमिट है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। सेकेंड नंबर में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ये अभी सुनो क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या होता है समझना। मान लो एक किसान है, वो अपने खेत में आलू लगाता है। ध्यान से समझना, एक किसान है, अपने खेत में वो आलू बोता है। तो अगर वो किसान आलू बो के जो आलू उगा उसको बोरी में पैक करके मार्केट में बेच दिया, तो ये आलू से होने वाली इनकम उसके लिए पूरी कौन सी इनकम हो गई? एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अब लेकिन वो किसान क्या कर रहा है, आलू को डायरेक्टली मार्केट में ना बेच के वो बाजू में आलू के चिप्स की फैक्ट्री लगा दिया। अब यहां पर आलू के चिप्स बना बना के बेच रहा है। तो अब आलू के चिप्स जब मार्केट में बिकेंगे तो क्या अब आलू के चिप्स से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे आप? नहीं। तो क्या इसको 100% बिजनेस इनकम बोलोगे आप? 100% बिजनेस इनकम नहीं हो सकती। ना ही 100% एग्रीकल्चर इनकम है, ना ही 100% बिजनेस इनकम है। क्यों? क्योंकि आलू आलू जो है अगर उसको कच्चा मार्केट में बेच देता तो भी उसको मतलब बिकने योग्य है। मेरा बोलने का मतलब है, अभी आलू अगर मार्केट में बेचने जाता है, मान लो उसने 1000 किलो आलू उगाए और मार्केट में बेचने जाएगा तो 20 रुपए किलो बिकेगा, तो कितने के आलू हो गए उसके? 20,000 के हो गए। और आलू का चिप्स बेचने जाएगा तो 100 रुपए किलो बिकेगा मान लो, तो 1000 किलो चिप्स बेचेगा तो 1,00,000 रुपए का होता है। तो ये 1,00,000 रुपए में ये आलू इंक्लूड है। तो 1,00,000 रुपए में से मैं 20,000 हटा दूंगा तो 20,000 को मैं एग्रीकल्चर इनकम बोलूंगा और बाकी 80,000 को मैं क्या बोलूंगा? बिजनेस इनकम। तो ऐसी इनकम को मैं बोल सकता हूं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। वैसे ही चाय, जो चाय होती है चाय, है ना, तो अभी आप लोग जब एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें देखना कि उसमें एक टेबल बनी हुई है कि चाय, कॉफी, बहुत सारी चीजों के ऊपर है ना उसका परसेंट बटा हुआ है, 60-40 का, 70-30 का, ऐसे परसेंट बटा हुआ है कि कितने परसेंट को बिजनेस इनकम मानते हैं, कितने परसेंट को एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। बस वो टेबल याद करनी, कोई बहुत बड़ी मतलब चीज नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है उसके बारे में अपने को बताना है। उसके बाद इनकम क्या होती है, इनकम, ये सब आप लोगों को याद करने वाला है। तो यहां पर भी मैं मार्किंग कर देता हूं, ये सब आप लोगों को है ना याद करने वाली चीज है। अगर इसमें कोई इंडिविजुअली अगर होगा तो उसको मैं आपको अलग से अभी एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। जैसे आप देख सकते हो कि पर्सन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पर्सन के बारे में बताया था। पर्सन कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है? पर्सन कितने टाइप के होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और लोकल अथॉरिटी हुआ कि नहीं? हो गया। तो 8 टाइप के पर्सन होते हैं, 8 प्रकार के पर्सन। बस वही लिख देना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और एक दो शुरू की डिस्क्रिप्टिव लाइन लिखनी पड़ेगी कि पर्सन क्या होता है, कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन का जो स्कोप है वो थोड़ा वाइडर है। हम अपनी सामान्य भाषा में पर्सन मतलब किसी व्यक्ति को मानते हैं, है ना, जैसे अपन अपन लोग एक इंडिविजुअल पर्सन है ना, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जो जो नेचुरल पर्सन नहीं है इनकम टैक्स वाला, उसको भी पर्सन मानता है। तो फॉलोइंग आर द पर्सन ऐसे लिखना और वो 8 पॉइंट लिख कर आ जाना, बस आपका आंसर उतने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, बताओ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में कोई बोल सकता है? पांचों हेड को जोड़ दोगे तो जो इनकम आएगी उसको अपन ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, एक तो फॉर्मेट बना के बता देना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सबको जोड़ोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा।
ठीक है, अब ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डीम्ड एसईसी और एसईसी इन डिफॉल्ट ये क्या होता है आपको याद करना है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम, हाँ एग्जेम्प्टेड इनकम एक चैप्टर खोलना आपके उसमें मिलेगा, इनकम टैक्स की बुक में एग्जेम्प्टेड इनकम नाम का चैप्टर है। तो आपको कोई 5 एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में आपको याद करना है। ठीक है, खास करके आप लोग है ना एम्प्लॉइज के केस में कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है उसके बारे में लिख के आ जाना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपन बात करेंगे, नहीं लास्ट नहीं अभी और बचे हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पैन। आप लोग सुने ना पैन कार्ड होता है लोगों का, पैन कार्ड यही है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म होता है। तो पैन कार्ड क्या होता है बताओ मेरे को, पैन कार्ड क्या होता है, कोई बता सकता है? पैन कार्ड, आज की क्लास अगर आप लोग अटेंड करोगे ना तो मैं बहुत सारी थ्योरी, बस मेरी बात सुन लोगे ना तो आप उसको लिखने के लायक हो जाओगे। बाकी एक बार रीड तो करना ही पड़ेगा बुक से, बहुत सारी चीज मैं यहीं पे ही थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा ना तो आप कुछ ना कुछ लिखने के लायक हो जाओगे। पैन पैन कार्ड है किसी के पास, अभी रखे हो? क्योंकि क्लास, हाँ ये क्लास है ना रिकॉर्ड हो रही है तो पैन कार्ड में दिखा नहीं सकता। वो यूट्यूब वाला क्या करेगा उसमें ना वो एक क्या तो एक रहता है वो प्रॉब्लम कर देता है, फिर वो वीडियो अपलोड नहीं हो, हाँ रेस्ट्रिक्शन रहता है, किसी का पर्सनल डिटेल दिखा नहीं सकते। सुनो मेरी बात, पैन कार्ड क्या होता है देखना ध्यान से। इनकम टैक्स वाले के पास जिन लोग रजिस्टर्ड होते हैं ना उनको हम बोलते हैं एसईसी, टैक्स पेयर्स। अब मान लो इंडिया में आदित्य सिंह ठाकुर अगर बोलूंगा तो 50 जन आदित्य सिंह ठाकुर निकल जाएंगे। ये बात अलग है पूरे छत्तीसगढ़ में गौरव अंबानी एक ही ठोक होगा, है कि नहीं? नहीं हो सकते भाई, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है आदित्य सिंह ठाकुर एक कॉमन नेम है ना, नीतीश सक्सेना एक कॉमन नेम है। तो ऐसे इनकम टैक्स वाले के पास अगर जाओगे आप अपना नाम बताओगे तो वो आपको पहचान पाएगा क्या? जैसे अभी मैं बताऊं क्लास में अपने है ना 75 बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं लाइव, जिसमें से मैं 4 तो कृष्णा ही है यहाँ पे, कृष्णा पंजवानी, कृष्णा बंसल, कृष्णा और क्या क्या कृष्णा ठाकुर, ऐसे करके 4 तो कृष्णा ही है, 2 खुशी है। अब मैं कैसे समझूंगा कि कौन से वाले कौन है? तो इनकम टैक्स वाले लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर अलॉट करते हैं, उस नंबर को बोलते हैं पैन। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे मेरा पैन कार्ड नंबर है ASNPA, यहां पर 4 ठोक नंबर होगा, मैं लिख नहीं रहा वो नंबर क्या है। ठीक है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर, यहां पर है ना नंबर होते हैं, नंबर न्यूमेरिक होते हैं। तो पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड नंबर जो होता है वो एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। क्या बोलोगे? अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो ये वाला नंबर है, फोर्थ नंबर का जो लेटर है, फोर्थ नंबर का जो लेटर P, ये पैन कार्ड नंबर है ना आपके आप किस टाइप के पर्सन हो उसको वो डिनोट करता है। जैसे आप क्या हो, इंडिविजुअल हो ना, तो आप लोग अपने अपने पैन कार्ड को देखना, जिसके जिसके पास अभी खोल के देख लो, वहां पर आपको P लिखा हुआ मिलेगा, P। यस सर, P। चौथा लेटर हमेशा P लिखा हुआ मिलेगा। अगर किसी इंसान का, किसी नेचुरल पर्सन का पैन कार्ड बना है तो P लिखा हुआ मिलेगा। अगर कोई कंपनी अपना पैन कार्ड बनवाती है तो P के बदले क्या लिखा हुआ मिलेगा मालूम है? वहां पे C लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी है। समझे मेरी बात? अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपना पैन कार्ड बनवाता है तो वहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? A लिखा हुआ मिलेगा। कोई पार्टनरशिप फर्म अपना पैन कार्ड नंबर बनाता है, पैन कार्ड बनवाता है, तो वहां पे F लिखा हुआ मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही? जो जो चौथे नंबर का लेटर होता है ना पैन कार्ड का, वो हमेशा किस टाइप का पर्सन है वो इंडिकेट करता है। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद 5वां नंबर का जो लेटर है ना वो आपके सरनेम का पहला लेटर होता है। जैसे मेरा सरनेम अंबानी है ना, तो यहां पर आपको A दिखेगा। आदित्य आपके में देखना T लिखा हुआ होगा। यस सर। हाँ, तो सरनेम का पहला लेटर होता है 5वां वाला। उसके बाद जितने भी लेटर्स है, पहला ये और लास्ट वाला ये रैंडम लेटर्स आते हैं। ये रैंडम है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5वां और चौथा, चौथा और 5वां जो है
एक तो आपका पर्सन का कैटेगरी बताएगा, कौन से पर्सन हो आप, और यहाँ पर आपका सरनेम का पहला लेटर आ जाएगा, और यहाँ पर नंबर्स देखने को मिलेंगे 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, नंबर होंगे लेकिन। तो पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके नाम से आप उस नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर्ड हो तो आपका एक रोल नंबर निकला होगा, आप अपना रोल नंबर डालते हो तो पूरा आपका रिजल्ट रिजल्ट डेटा वेटा आ जाता है। मतलब यूनिवर्सिटी आपको आपके नाम से नहीं पहचानती, आपके रोल नंबर से पहचानती है। आपका एक एनरोलमेंट नंबर भी होगा देखना, तो वो आपके दो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे आपको यूनिवर्सिटी पहचानती है, क्योंकि एक नाम से हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वैसे ही पैन नंबर जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक यूनिक नंबर होता है जो हर पर्सन को अलॉट किया जाता है। और पैन कार्ड जो है इस तरीके का होता है, आप लोग पैन कार्ड नेट से डाउनलोड करके देख सकते हो कैसा रहता है, अगर आपके पास नहीं है तो। आगे बढ़ जाए, हो गया पैन में, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे अपनी आईटीआर फाइल करते हो, कुछ भी करते हो, बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, टैक्स से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर जब भी इन्वॉल्व हो गया तो वहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। बैंक में खाता खुलवाना है, शेयर खरीदना है, आज के डेट में तो मकान खरीदना है, बेचना है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है ना, कुछ भी करने जाओ आप तो आपको पैन नंबर वहां पे मांगेगा। मतलब फाइनेंशियल मैटर जहां पे इन्वॉल्व हुआ आपको पैन कार्ड नंबर मांगा ही जाएगा आपसे। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, एकदम 3-4 लाइन का टॉपिक है ये। टैक्स लायबिलिटी चैप्टर पढ़े थे, याद करो, वहां पर एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A आया था कि नहीं? यस सर। किसको मिलता है और कब मिलता है बताओ? रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलता है? ये एक इंडिविजुअल को मिलता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है। वो इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना जरूरी है और उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, तब उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 3 कंडीशन फुलफिल होती है। पहला उसका इंडिविजुअल होना, दूसरा उसका रेसिडेंट होना, तीसरा उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? अप टू 5 लाख होनी चाहिए, तब उसको 87A का रिबेट मिलेगा। और 87A का रिबेट जो होता है ना, अप टू 12,500 रुपए मिलता है, 12,500 रुपए तक मिलेगा। तो अपना टैक्स लाइबिलिटी का नोट्स को खोलना, वहां पे लिखा हुआ है सब चीज, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है? देखो इसके नाम के आगे में लिखा है एसेट। एसेट मतलब कोई इन्वेस्टमेंट एसेट। आप लोग सुने हो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब सुने हो? यस सर। तो ये वही है। वर्चुअली अगर आपने कोई एसेट को रखा है, ऐसा कोई एसेट जिसको ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ये वर्ड यूज करना, ऐसा कोई एसेट जिसको ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ऐसा कोई एसेट जिसको किससे बनाया गया है? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ऐसे एसेट को बोला जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे कि एग्जांपल में बिटकॉइन लिख देना, क्रिप्टो करेंसी लिख देना, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। तो इनकम टैक्स वाले आज के डेट में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजेक्शन पर टैक्स चार्ज करते हैं। ये टैक्स जो है 30% के आसपास का है। आपके बुक में खोलना, सामने में एक पैराग्राफ जितना कुछ लिखा हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर बुक नहीं है आपके पास, चैट जीपीटी में जाओ, चैट जीपीटी या कोई भी आप जो भी यूज करते हो उसमें लिख दो एक्सप्लेन वर्चुअल डिजिटल एसेट इन सिंपल लैंग्वेज, वो पूरा डिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद डीम्ड रेसिडेंट क्या होते हैं? डीम्ड रेसिडेंट मतलब ऐसे लोग जो रेसिडेंट है लेकिन रेसिडेंट नहीं है, लेकिन इनको मान लिया गया है कि वो रेसिडेंट है। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में आप लोगों को डीम्ड रेसिडेंट की थ्योरी मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। और अगर नहीं मिलती है तो मेरे पास इसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, आप लोग मेरे को भी क्लास के बाद बता देना, मैं भेज दूंगा डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है, आप वहां से भी देख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपके शॉर्ट नोट्स। तो टोटल पहले नंबर के यूनिट में 6 क्वेश्चंस है। तो आपको बड़ा लग रहा होगा इतना सारा क्वेश्चन दे दिए, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा टॉपिक अगर देखोगे ना, ऑलरेडी आप लोगों ने है ना प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है। आगे बढ़े, यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर 2 में क्या है? पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो पहला क्या है? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। बताने की जरूरत है इसके बारे में कुछ? हाउस रेंट अलाउंस बताने की जरूरत है इसके बारे में कुछ? एचआरए क्या होता है, कोई बता सकता है?
हाउस रेंट अलाउंस। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। फिर उसके बाद कौन किसको देता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। किस लिए देता है? ताकि उस पैसे का यूज करके एम्प्लॉय अपने घर का किराया चुका सके, है ना। हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हैं? वो अब एक तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया था आप लोगों को? HRA रिसीव्ड और एग्जेम्प्ट, तीन में से जो कम होगा वो, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA आ जाएगा। तीन केस में HRA फुली टैक्सेबल होता है। कौन कौन सा टैक्स, कौन कौन सा केस था वो? कि जो आप तीन एग्जेम्पशन लिमिट निकालते हो उसमें से बीच वाली अमाउंट अगर निगेटिव आ जाती है या फिर क्या आ जाती है, नील आ जाती है, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय अगर अपने ही मकान में रहता है या फिर किसी ऐसे मकान में रहता है जहां पे उसको रेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस केस में HRA फुली टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, SEC ने अगर न्यू रिजिम में टैक्स की कैलकुलेशन करके रखी हुई है या न्यू रिजिम ऑप्ट करके रखा हुआ है, तो उस केस में HRA फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये तीन केस है जहां पे HRA फुल्ली टैक्सेबल होगा। बस आपको एक पेज कवर हो जाएगा आराम से। HRA क्या होता है, उसकी टैक्सेबिलिटी, और कब कब HRA फुल्ली टैक्सेबल होता है वो लिख देना, बात खत्म। प्रोविडेंट फंड, वो टेबल याद है प्रोविडेंट फंड वाला? सैलरी चैप्टर में पढ़े Yes, थे। sir. बस वो छाप के आ जाना है और उसके बारे में लिख देना है। रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस मतलब RFA के बारे में पढ़े हो? RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बस वही लिख के आ जाना, परक्विजिट है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, सैलरी में मैंने पढ़ाया है एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है, छाप के आ जाना है बस इसको। मतलब शॉर्ट नोट में ये चार जो है ना, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़े हुए। ये सब कौन से वाले कैटेगरी के हैं? ये सब कौन सा वाला है? ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पढ़ा हुआ है मतलब सैलरी चैप्टर जब कराया था तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस्ड है, बस एक बार गो थ्रू करके चले जाना। हाँ, अब आखिरी का जो तीन ठोक है ना, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन और लीव एनकेशमेंट, ये क्या होता है सुनो। ये सैलरी टू में आता है, सैलरी टू में आता है। तो इसकी मैं आप लोगों को है ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। सैलरी टू में आता है, ठीक है। एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, HRA टाइप की ही कैलकुलेशन होती है इसकी भी। ग्रेच्युटी क्या होता है सुनो। ग्रेच्युटी एक ऐसी अमाउंट होती है जब आप किसी जगह पे लंबे समय से काम कर रहे हो, तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो ना, तो उस जगह पे काम जब आप छोड़ोगे, तो एक ग्रेटिट्यूड, एक आभार व्यक्त करने के लिए आपको आपका एम्प्लॉयर है ना कुछ एक अच्छी खासी अमाउंट देगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। मेरी बात समझ में आई? मतलब आप मान लो कहीं पे 20 साल से काम कर रहे हो, अब आप नौकरी छोड़ के जा रहे हो, तो नौकरी छोड़ के जाओगे तो एम्प्लॉयर के लिए आपने इतने साल से सर्विस दी, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको एक अच्छी खासी अमाउंट देगा, जाओ भाई ये रखो अमाउंट, आपके लिए आभार व्यक्त करेगा कि आपने इतने लंबे समय से हमारे लिए सर्विस दी है। तो वो होती ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी हमेशा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, और इसकी टैक्सेबिलिटी जो होती है ना HRA टाइप की ही होती है। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन को समझने के लिए पहले पेंशन मतलब क्या होता है बताओ। पेंशन क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वहां से उसको पेंशन मिलना चालू हो जाती है, ये तो पता होगा आप लोगों को। अरे हाँ यार, बाकी लोग एकदम शांत बैठे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेक्ट करो ना, तब तो मेरे को मजा आएगा पढ़ाने में। देखो पेंशन क्या होती है, जब कोई एम्प्लॉय कहीं से रिटायर हो जाता है तो उसको वहां पे सैलरी के आधे अमाउंट के बराबर का पेंशन मिलना चालू हो जाता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है तो। अब कुछ कुछ एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, हमको हर महीने ना पेंशन मत दो, वो हर महीने वाली पेंशन को रोक दो और उसके बदले आप एक लमसम अमाउंट हमको दे दो। तो उस लमसम अमाउंट को बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया, उसको हर महीने 10,000 पर मंथ उसको पेंशन बन रही है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय बोलता है मेरे को 10,000 पर मंथ मत दो, इसके बदले मेरे को है ना 5 लाख रुपए कैश में नकदी दे दो और आप मेरी पेंशन को बंद कर दो। तो टोटल अमाउंट जो पेंशन का मिल गया, उसकी रेगुलर पेंशन बंद हो गई और एक लमसम अमाउंट मिल गई, तो उस लमसम अमाउंट को बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। नाम हिंदी में लिखा एक मुश्त पेंशन। आ गई बात समझ में? तो इसका भी कैलकुलेशन कुछ HRA के जैसा ही होता है। वो नोट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, तो आप लोग उसमें देख लेना। अब भी क्लास के बाद तुरंत याद दिलाना, मैं आप लोगों को तुरंत दे दूंगा। लीव एनकेशमेंट, लीव एनकेशमेंट मतलब क्या होता है सुनो। लीव एनकेशमेंट मतलब आपको मालूम है ना कि कुछ कुछ एम्प्लॉय लोग छुट्टी नहीं मारते हैं, तो छुट्टी का भी पैसा मिलता है उन लोगों को। छुट्टी का भी पैसा मिलता है, पता है ना आप लोगों को?
तो क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय लोगों को छुट्टी का जो नहीं मारते हैं ना, तो छुट्टी का पैसा हर साल के आखिरी में मिल जाता है। लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको छुट्टी का पैसा पूरा जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जो छुट्टी नहीं ली है उसने, और रिटायरमेंट के टाइम पे फिर इकट्ठा एक बहुत बड़ी अमाउंट बन के मिलती है। तो वो जो अमाउंट मिलती है उसको अपन बोलते हैं लीव एनकेशमेंट, अवकाश नकदीकरण। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीव एनकेशमेंट। तो ये तीनों चीज की कैलकुलेशन है ना, एचआरए के जैसे, मतलब उसी टाइप का कुछ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना रहता है। आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये तीन चीज आप लोगों की सैलरी 2 का पार्ट है। अब आप लोग आ जाओ इसमें, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, क्या है ये? एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, केस 1 से लेकर केस 5, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मेरे को बताने की जरूरत है कि आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी सब पढ़े हुए हो। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड मतलब जो डूबा हुआ किराया वापस मिलता है। तो डूबा हुआ किराया वापस मिलता है तो अपन क्या करते हैं, उसको 30% माइनस करके लेते हैं। ठीक, तो ये आपको बस बहुत बड़ा आंसर नहीं बनेगा, तो 4-5 लाइन में लिख दोगे तो आपका आंसर खत्म हो जाता है वहां पे। एरियर रेंट रिसीव, तो एरियर रेंट क्या होता है और एरियर रेंट की रिकवरी अगर हो रही है तो आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अपने नोट्स में दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। केस 1 से लेकर 5 तक याद है? केस 1 से लेकर 5 तक क्या था, कोई बता सकते हैं? केस 1 से 5 सर जब एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है हाँ, केस 1 और बोलता है कि पूरे साल भर में आपका मकान जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके अंदर के रूल्स आप लोगों को पता है। ठीक है, केस 2 क्या बोलता है, आपका मकान साल के कुछ महीनों में खाली था और कुछ महीनों के लिए लेट आउट है, तो ये केस 2 बोलता है ना, प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन करते हैं। केस 3 क्या बोलता है कि कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था और कुछ महीने के लिए लेट आउट था, तो केस 3। केस 4 क्या बोलता है, को ओनर्स। केस 4 क्या बोलता है, को ओनर्स। और केस 5 क्या बोलता है, व्हेन मोर देन 2 हाउसेस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये केस टोटल 5 केस है। तो ये पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में है ना, एक चीज याद रखना भाई, केस 1 केस 2 केस 3 वर्ड अपन ने अपने समझने के लिए रखा है। आपको एक सिचुएशन दे देगा, सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करोगे। when house is let out for a few months and let out for house is vacant for few months and let out for few months and how to compute income from house property in such case, ऐसा लिख के दे देगा। तो आपको समझना है कि भाई कुछ महीनों के लिए खाली था, कुछ महीनों के लिए लेट आउट था, तो यहाँ पे केस 2 लग रहा है, तो केस 2 वर्ड यूज मत करना, आप उसके रूल्स लिख कर आ जाना। फिर आपसे पूछ लेगा कि पूरे साल भर में अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो केस 1 के बारे में पूछ रहे मतलब आपसे, है ना। तो ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन ये वाला, और ये इंपॉर्टेंट है। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो जानते ही हो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। ठीक, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इट इज डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, what deduction are allowed from annual value in computation of taxable income from house property। 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे को बताओ। सर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देखो, पहले नंबर पे है ना, पहले आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे 2-4 लाइन का आपको कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, हाउ इट इज डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, तो आपको केस 1 से लेकर केस 5 के बारे में लिखना पड़ेगा। केस 1 से लेकर केस 5 के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक, What deduction are allowed from annual value in computation of taxable income from house property। एनुअल वैल्यू में से आप कौन कौन से डिडक्शन माइनस करते हो, मेरे को कोई बता सकता है? दो डिडक्शन मिलती है, ठीक बोल रहे हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो ही डिडक्शन मिलती है, ये दोनों माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा सुनो, तो जैसे आप पहले नंबर पर आप बोले ना व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी,
तो आप है ना क्या करना मालूम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मेट था ना, वो फॉर्मेट को आप लिख देना, एनुअल वैल्यू तक बस लिखना, उसके आगे मत लिखना। समझे मेरी बात? फिर हाउ इट इज डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में आपको है ना केस 5 तक, 1 से लेकर 5 तक आपको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। फिर क्या क्या डिडक्शन इसमें से अलाउ होते हैं उसके बारे में लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज में जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो सर जैसे फॉर्मेट बनाएंगे उसके अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन है तो उसको भी एक्सप्लेन करना सर, नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एनुअल वैल्यू क्या होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, मतलब ये भी अगर मैं बोलूं, ये थ्योरी आप लोगों की प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही थ्योरी, अलग से याद करने बैठना नहीं है, बस एक बार समझ लेना कि हाँ ये ऐसा आएगा तो इसका आंसर ऐसे लिखना है, आता है आपको ऑलरेडी पहले से ये चीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, यूनिट नंबर 3। पीजीबीपी पढ़े हो चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसमें पीजीबीपी की कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट था। ठीक, तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट डिडक्शन आर अलाउड टू द बिजनेसमैन इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड स्पेसिफाई द एक्सपेंसेस डिसअलाउड। मतलब एक बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको वो अलाउ करता है, मतलब उसको अलाउड है, माइनस कर सकता है, और ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो डिसअलाउड होते हैं। तो अलाउड में तो कौन से होते हैं, सारे एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है वो सब अलाउड है। तो डिस अलाउड वाला आप याद करो, फॉर्मेट नंबर 1 का पॉइंट नंबर ए का मैंने पूरा लिस्ट लिखवाया आप लोगों को, नोट्स में है अपने। पीजीबीपी अगर चैप्टर पढ़े हो तो पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 1 का पॉइंट ए में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से खर्चे डिस अलाउड है उसकी पूरी लिस्ट लिखे हुए हैं अपन, याद है आपको? यस सर। वो लिख कर आ जाना है बस यहाँ पर आप लोगों को, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं बनेगा इसका। आगे, तो ये भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही थ्योरी है भाई। पीजीबीपी पार्ट 2 आप लोग किए हो कि नहीं किए हो? पीजीबीपी पार्ट 2 सेक्शन 44 एडी, 44 एई, 44 एडीए पढ़े हो? यस सर। तो आप लोगों का बस क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडी, 44 एई और 44 एडीए रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। लिख सकते हो ना आंसर, वो मैंने पूरा नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, कभी कभी है ना ये ना लिख कर, ये सेक्शन को डायरेक्टली ना लिखेगा तो वो क्या लिख देगा मालूम है, वो इसके बदले एक वर्ड यूज कर सकता है, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑन प्रिज्यूम्टिव बेसिस। प्रिज्यूम्टिव बेसिस, अगर वो सेक्शन डायरेक्टली नहीं लिखेगा तो वो इस तरीके से एक वर्ड लिख देगा कि बिजनेस की इनकम आप प्रिज्यूम्टिव बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई के बारे में ही लिख के आना है, मतलब दोनों केस में आंसर एक ही लिखोगे आप। ठीक है, और हिंदी में प्रिज्यूम्टिव बेसिस को बोलते हैं काती, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका क्या है, तो एक मिनट मैं बुक में देख के बता रहा हूँ ना क्या नाम है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक बोल रहा था मैं, कातिपय आधार पर। ठीक है, प्रिज्यूम्टिव बेसिस को बोलते हैं कातिपय आधार पर आप कैसे व्यापार की आय की गणना करोगे। तो यहाँ पे सेक्शन 44 एडी, 44 एई और 44 एडी के एडीए के बारे में लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। फिर आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नोट याद करने हैं कि आप लोगों को WDV, राइट शॉर्ट नोट ऑन WDV। आप अपनी बुक खोलना, एक चैप्टर दिखेगा डेप्रिसिएशन करके, आप अपनी बुक खोलना इनकम टैक्स की, वहां पर आपको एक चैप्टर दिखेगा डेप्रिसिएशन नाम का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप लोगों को ये सारी चीजों के बारे में देखने को मिल जाएगा। WDV क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, अपलिखित मूल्य, है ना। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरे को कोई बता सकता है?
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में मैंने बताया था इसके बारे में आप लोगों को। और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम की, बिजनेस प्रोफेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया इसके बारे में। जो डेप्रिसिएशन पिछले साल राइट ऑफ नहीं होता है उसको इस साल ट्रीट करते हैं। जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इस साल में किसी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगले साल की इनकम के साथ हम उसको एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो अगले साल उस डेप्रिसिएशन का नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है। ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब क्या होता है, सुनो। ब्लॉक ऑफ एसेट जो होता है, जैसे मान लो अपनी क्लास है, क्लास में मान लो कंप्यूटर है 10 ठोक, 10 ठोक कंप्यूटर है। फर्नीचर है, फर्नीचर मान लो 25 सेट है, 10 कंप्यूटर है, 25 सेट फर्नीचर है ना। मान लो 5 एसी लगे हुए हैं। ठीक, ऐसे करके है ना, अलग अलग कैटेगरी के अपने पास एसेट्स रखे हुए। बुक्स रखी हुई है, मान लो बुक्स 100 बुक है। तो याद रखना कि कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर है, तो मैं अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग खाता नहीं खोलूंगा, सारे कंप्यूटर के लिए मैं एक ब्लॉक बना दूंगा। समझे मेरी बात को। फर्नीचर जितने हैं उसके लिए मैं एक ब्लॉक बना दूंगा, एसी जितने हैं उसके लिए मैं एक ब्लॉक बना दूंगा, बुक जितनी है उसके लिए एक ब्लॉक बना दूंगा। ब्लॉक मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन लगाना है तो मेरे पास मान लो 10 कंप्यूटर है, तो 10 कंप्यूटर के अलग अलग अकाउंट नहीं खोलूंगा, 10 कंप्यूटर को एक मिक्स करके मैं एक सिंगल अकाउंट खोलूंगा और सबके ऊपर कॉमनली डेप्रीशिएशन लगाऊंगा, तो मैं उसको बोलूंगा ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। उसके ऊपर डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। समझे मेरी बात को। फर्नीचर मेरे पास 25 सेट रखा हुआ है, तो उस फर्नीचर 25 सेट के लिए मैं 25 ठोक अलग अलग अकाउंट नहीं खोलूंगा, उस 25 फर्नीचर का एक ब्लॉक बना दूंगा और उसके ऊपर मैं डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करूंगा। जितने एसी है, एसी के लिए अलग ब्लॉक बनाऊंगा, उसका मैं एक ठोक अलग कैलकुलेशन करके चलूंगा। मतलब हर एसेट के लिए इंडिविजुअली ना बना के उनको एक ग्रुप में मिला देना, तो उस ग्रुप को ही ब्लॉक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को डेप्रीशिएशन चैप्टर में देखने को मिलेगी। समझे मेरी बात को। आगे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब पढ़ सकते हो वहां पे। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये आपको पीजीबीपी चैप्टर में दिख जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लेना, वहां पे ज्यादा 2-2 3-3 लाइन के आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखो अब सीधा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके बारे में अपने को शॉर्ट नोट लिखना है। तो पूरा अपना नोट्स जो है ना, फॉर्मेट नंबर ए, फॉर्मेट नंबर बी, उसके पूरे पॉइंट्स, मतलब कैपिटल गेन का पूरा नोट छाप के आ जाना है आपको। ठीक। यस सर। उसके बाद आगे, What do you understand by income from other sources? Income from other sources मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब द वेरियस आइटम। नीचे है ना, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फैमिली पेंशन एटसेट्रा। मतलब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है। ऐसी कोई इनकम जो ना तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, तो ऐसी इनकम जो किसी स्पेसिफिक हेड में कवर नहीं हो रही है, उसके लिए एक अलग से हेड बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में लिखोगे तो 2-3 लाइन में लिखा जाएगा, फिर आपको बोलेगा कि इसके वेरियस आइटम को डिस्क्राइब करो। तो डिस्क्राइब करोगे तो क्या क्या लिख सकते हो, डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में लिखना, उसका पूरा नोट्स में देखना, तो पूरा डिविडेंड का मिल जाएगा आपको, वही चिपका के आना है बस उसमें। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के पूरे प्रकार आपको लिखने, उसके बारे में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट, ये पूरा आपको उसके बारे में लिखना है। रॉयल्टी की इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में वो 15,000 और 1/3 वाला आप लोग लिख देना, बस उतना ही लिखना है। मतलब ये क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। वो जो मैंने पूरा आप लोगों को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर पढ़ाया था, उसमें इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा होने के बाद इंटर करते, इंटर भी नहीं होता तो उसको क्या कर देते, कैरी फॉरवर्ड कर देते। वो पूरा चार्ट बनवाया था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, आप वहां पे उसको सेम टू सेम लिख कर आ जाना। ठीक है।
मतलब ये जो Yes, मैं sir. पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है और ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास में इसको पढ़ा है। मतलब सोच लो कितना सारा पिंक पिंक आ रहा है, ये सब आप लोगों ने ये 60-40% लिखा था ना, तो गलत नहीं लिखा था भाई मैं। 60% आप लोगों की थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड है, कर चुके हो आप लोग। बस आपको अगर क्वेश्चन आ गया और आपको उसमें लिखने में कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल जो पढ़े हो उसका आंसर आप लिख सकते थ्योरेटिकली। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। डिडक्शन चैप्टर पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। डिडक्शन चैप्टर में ये सारे आप लोगों को 80D 80DD 80DDB 80QQB 80GA 80C 80G 80GGA 80GGC इसके बारे में लिख कर आना है, बस वो चिपका के आ जाना है वहां पे, जो जो मैंने क्लास में करवाया आप लोगों को। हो जाएगा ये भी। Yes, sir. Sir, DD. हाँ, एक दो सेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे, एक दो सेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो क्लास में मैंने कवर नहीं कराए थे, तो आप लोग बुक या जिससे भी पढ़ रहे हो उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बताना, मैं इसका आपको बता दूंगा अलग से क्या पढ़ना है, ठीक है। Okay, sir. अगर उसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। आगे Yes, sir. आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 नंबर का क्वेश्चन भाई आप लोगों को है ना याद करना पड़ेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ओवरव्यू दे देता हूं क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम? स्टेट द सर्कमस्टेंसेज इन विच इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द एसईसीज टोटल इनकम। देखो क्या होता है, समझना मेरी बात को। ये मैं हूं, ये मेरी एक बेटी है छोटी सी, मैंने इसके नाम से 10 लाख का एफडी करा दिया है मान लो। तो एफडी के ऊपर जो ब्याज मिलेगा, मान लो साल में 1 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब बच्चे लोगों से तो इनकम टैक्स वाले टैक्स लेते नहीं है, तो क्या होगा मालूम है, ये जो 1 लाख रुपए का ब्याज है ना, ये जो 1 लाख रुपए का ब्याज है, ये कमाई तो इसकी है, लेकिन ये जोड़ा किस में जाएगा? मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और मेरी इनकम में जोड़ के उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सुनो, किसी और की इनकम है लेकिन उस पे टैक्स किसी और की इनकम में जोड़ के लिया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, हिंदी में बोलते हैं आय का मिलाना। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे कौन, तो आपको वो लिखना है प्रोसेस कि भाई आय का मिलाना, क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब जब किसी और की इनकम को किसी और की इनकम में ऐड करके उस पर टैक्स लिया जाता है तो उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ऐसे कौन कौन से सरकमस्टेंसेस है जब किसी और की इनकम को किसी और की इनकम में जोड़ के टैक्स लिया जाता है? तो आपके मटेरियल में, बुक में जिससे भी पढ़ रहे हो आप लोग, वहां पर आप लोगों को वहां पे कुछ 7-8 पॉइंट देखने को मिलेंगे, वो पॉइंट याद कर लेना आप लोगों को। तो ये याद करने वाला टॉपिक है भाई, ठीक। 18 नंबर का पॉइंट, व्हाट आर डीम्ड इनकम्स? डीम्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसको मान लिया जाता है कि वो आपकी इनकम है। मानते किसको है? मानते किसको? जो चीज नहीं होता उसको मानते हैं। तो टॉपिक का नाम ही क्या है? डीम्ड इनकम्स। मान लो राशिद के घर में छापा पड़ गया और ऐसे अलमारी खोले, ऐसे 2-4 करोड़ ऐसे गिर गया नीचे, है राशिद? तो क्या बोल रहे हो? आपके मुंह में घी शक्कर, क्या बोले आप? आपके आपके मुंह में की सकते हैं सर, अगर मिल जाए तो। मेरा बोलने का मतलब है, सुनो, मतलब आपके घर में छापा पड़ा और पैसा निकल गया बहुत सारा, पूछ रहे कहाँ से आया नहीं बताए, तो क्या कर लिया जाएगा मालूम है? उस पैसे को आपकी इनकम मान लिया जाए। आपके बैंक अकाउंट में किसी ने 10 लाख रुपए डाल दिया, पूछ रहे कहां से आया नहीं बता पा रहे, तो ये चीज आपके बैंक में जो जमा हुई है उसको भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ये डीम्ड इनकम करके ना आपको टॉपिक है, सेक्शन 68 और 69 की पूरी सीरीज है कि कौन कौन सी चीज को डीम्ड इनकम मानते हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो शॉर्ट नोट जरूर देखने को मिलेगा अगर आया तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। आगे मैंने कौन से कलर का टिक लगाया है? Pink. एक मतलब क्या है इसका मतलब? प्रैक्टिकल। अभी रिसेंटली अपन ने एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा चैप्टर है? एडवांस टैक्स, याद है? इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो कहीं पे एडवांस टैक्स वर्ड लिखा नहीं है, पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पे एज यू अर्न स्कीम? एक्सप्लेन क्लियरली द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन दिस कनेक्शन। जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ योजना से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट रूप से समझाइए। कहीं पे लिखा है एडवांस टैक्स वर्ड? नो सर। यहाँ लिख लो भाई, No, sir. आप अपने समझने के लिए नोट कर लेना। ये एडवांस टैक्स की पूरी थ्योरी लिख के आनी, जो मैंने क्लास में नोट्स बताए हैं, नोट्स लिखवाए हैं, पूरा ब्याज व्याज का सबका लिख के आ जाना। ठीक है? जैसे कमा रहे हो तुरंत उसके ऊपर 3 महीने के बाद आपको टैक्स दे देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम एडवांस टैक्स। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया वाला क्वेश्चन, और बच्चे लोग समझ ही नहीं पाते कि अगर एडवांस टैक्स का प्रैक्टिकल नहीं आएगा ना तो मेरे को पूरा चांस लग रहा है उसकी थ्योरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 सर इसके नोट्स एडवांस टैक्स। मैं तो भेज चुका हूँ ग्रुप में, चेक करो ना। ओके सर। कल रात को ही तो भेजा था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 कौन से कलर का टिक लगा है? ब्लू कलर का। ये याद करना पड़ेगा भाई। रेगुलर असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है। ठीक है? अगर आप लोगों ने मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूं, इसका सुन लो। अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास अटेंड करी थी स्टार्टिंग की, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक वर्ड डिस्कस किया था, असेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण। क्या होता है असेसमेंट वर्ड का मतलब, कोई बता सकता है? असेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? असेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी पर्सन की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करना, किसी पर्सन की टोटल इनकम की, टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन करना, और उसके ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करने को ही हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप एक बार ये वाला देखो, यूनिट नंबर 4 में 16 नंबर का चैप्टर देखो, क्या लिखा है? चैप्टर का नाम क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना रहता है आप लोगों को? टैक्स लायबिलिटी। तो आप लोगों ने टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर पढ़ा है, तो स्टेप बाय स्टेप बताओ आप क्या करते थे वहां पे? टैक्स लायबिलिटी चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने क्या किया है? सबसे पहले क्या करते थे? पर्सनल डिटेल लिखते थे। बाइफरकेशन के पहले टोटल इनकम निकालते थे उसकी आप। Yes, sir. टोटल इनकम निकालने के बाद इनकम को बांटते थे स्पेशल और नॉर्मल, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालते थे। तो ये पूरी प्रोसेस को अगर मैं एक नाम दूं तो उसको बोलते हैं असेसमेंट करना। पूरी प्रोसेस को अगर मैं एक नाम दूं तो उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट करना। मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट के अलग अलग है ना प्रकार होते हैं, असेसमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है? क्या टाइप्स होते हैं? तो पहला नाम क्या लिखा है, पढ़ो, रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी पूरी इनकम की डिटेल जमा कर दी हो किसके पास? इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। आजकल तो सब काम ऑनलाइन होता है, तो आप अपनी इनकम की डिटेल जमा होती है आईटीआर के फॉर्म में। ठीक है? आईटीआर के फॉर्म में इनकम की डिटेल जमा होती है। तो इस आईटीआर के फॉर्म में जब जमा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूरी एक एक चीज को क्रॉस चेक करते हैं, आपकी डिटेल्स उनके पास जो अवेलेबल रहती है उससे। फिर वो देखते हैं कि आपने जो टैक्स निकाला है वो सही है कि नहीं। अगर मान लो आपने अपने मर्जी से 10,000 रुपए निकाला है टैक्स, और इनकम टैक्स वाले लोगों से 12,000 रुपए टैक्स आ रहा है, तो 2,000 रुपए का आपके ऊपर क्या निकाल देंगे? डिमांड निकाल देंगे। मतलब 2,000 रुपए और पटाओ बोलेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपने 10,000 टैक्स पटाया है लेकिन इनकम टैक्स वालों के हिसाब से आपके ऊपर 8,000 टैक्स आता है, तो 2,000 रुपए आपको क्या कर देंगे? वो वापस कर देंगे। मतलब इनका आप अपने लेवल पे जो असेसमेंट कर रहे हो तो है ही, लेकिन इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर और एक बार असेसमेंट करते हैं, तो उस वाले असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर असेसमेंट। समझे मेरी बात को? यस सर। और जब आप अपने लेवल पर ही असेसमेंट कर रहे हो, जैसे अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे टैक्स लायबिलिटी वाला, आप अपनी इनकम निकाले, आप अपनी इनकम का पूरा बाइफरकेशन किया, आप अपनी ही इनकम पर टैक्स निकाल के डिपार्टमेंट में जमा कर दिए, तो उसको जब आप अपने लेवल पर ही काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट।
जब इनकम टैक्स वाले आपका असेसमेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। जब आप अपना ही खुद का असेसमेंट करके इनकम टैक्स वाले के पास डिटेल जमा करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ये ओवरव्यू दे रहा हूं। एक है ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसका एक नाम और है एक्स पार्टी असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है बताओ? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और एक्स पार्टी असेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है, क्या होता है? सुनो मेरी बात, हाँ मैं बता देता हूं, सुनो। क्या होता है कि ये आप हो और ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। इसको आपके ऊपर डाउट है कि आप बहुत सारा लेन देन करते हो, लेकिन आप मतलब आपका कोई डिटेल अवेलेबल नहीं और ना ही आपने कोई डिटेल जमा करी इनके पास। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये आप हो, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। इसको आपके ऊपर डाउट है कि आप बहुत सारी इनकम अर्न करते हो लेकिन टैक्स वैक्स नहीं पटाते हो। आप लेन देन चल रहा है आपका इधर, लेकिन आप कुछ भी डिटेल जमा नहीं करते हो। तो आपको पता है ना, आजकल हर जगह आधार लिंक कर रहे हैं, पैन लिंक कर रहे हैं हर जगह। तो Yes, sir. जहां कहीं भी आधार और पैन लिंक होता है, मतलब आपसे रिलेटेड जो जहां जहां आधार लिंक और पैन लिंक है ना, आपसे रिलेटेड जो भी जानकारी है ना, वो इनकम टैक्स ऑफिसर तक जा रही है। वो एक पोर्टल होता है, वहां खोलते हैं, वहां पे पूरा डिटेल दिख जाता है कि भाई ये आदमी ने कितना बैंक में नकदी जमा किया, तुरंत दूसरे दिन नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर वाले के पास आपके द्वारा जमा की हुई कोई जानकारी नहीं, लेकिन उसके पास थर्ड पार्टी से कहीं से इधर उधर से जानकारी आई है आपके बारे में। आपके बारे में आपने जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसके पास आपकी जानकारी है कहीं और से आई हुई है। तो वो उन जानकारियों के बेस पे आपके ऊपर एक असेसमेंट प्रोसीजर लगाएगा। उस वाले असेसमेंट को क्या बोलते हैं? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक्स पार्टी असेसमेंट। दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और एक्स पार्टी असेसमेंट। क्लियर है? एक बार पढ़ोगे बुक से या जिससे भी तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें और डिटेल में पढ़ लेना उसको। ठीक है, आगे। हु इज असेसिंग ऑफिसर? असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? डिस्कस इट्स फंक्शन एंड राइट्स। उसके फंक्शन और राइट्स क्या क्या है? असेसिंग ऑफिसर मतलब जो पर्सन, जो ऑफिसर आपका असेसमेंट करता है, उसको अपन बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके ऊपर जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सब असेसिंग ऑफिसर होते हैं। अगर आपका असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी याद करने वाला है भाई। उसके पावर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसकी क्या बोलते हैं फंक्शंस होते हैं, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है सीबीडीटी के ऊपर। इनकम टैक्स के अथॉरिटी और देयर पावर, उसके इनकम टैक्स की अथॉरिटी कौन कौन होते हैं और उनके पावर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग पेनाल्टीज। पेनाल्टीज क्या क्या पेनाल्टी लगती है, कौन कौन से सेक्शन में पेनाल्टी लगती, कब कब पेनाल्टी लगती है, उसके बारे में अपने को लिखना है। पेनाल्टी का मतलब होता है अर्थदंड। यहाँ पर है ना एक गलत स्पेलिंग लिखी गई है, अंतर्गत दंड नहीं है ये, अर्थदंड है। ठीक है, मैं इसको भी करेक्ट कर दूंगा, अर्थदंड। ठीक है, पेनाल्टी। लास्ट, डिस्क्राइब द, ये भी याद करने वाला ही टॉपिक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन एंड एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। आप इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हो, पूरी प्रोसेस रहती है, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बस आप लोग इतना कर लोगे, इनकम टैक्स के थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे।